1898 की बात है जब इस दुनिया में दो नए एलिमेंट्स की खोज होती है, पोलोनियम एंड रेडियम, जिसकी वजह से इस दुनिया में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन देखने मिला। न्यूक्लियर एनर्जी से लेकर मेडिकल इक्विपमेंट्स तक एक बहुत बड़ा अपग्रेड देखने मिला, जिसकी वजह से आज लाखों लोग अपनी जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन दोस्तों इमेजिन करो, आज से 100 साल पहले एक ऐसा समय जहां पे पूरी सोसाइटी में पुरुषों का डोमिनेंस था, जिस वक्त महिलाओं को उतने राइट्स नहीं थे कि वो खुद से किसी लैब में जाकर इंडिपेंडेंटली किसी चीज पर रिसर्च कर सके, या फिर उसने कुछ नया इन्वेंट कर भी लिया तो सोसाइटी उसे एक्सेप्ट करेगी भी या नहीं, इसमें भी एक बहुत बड़ा डाउट था। ऐसे वक्त में एक महिला मैरी क्यूरी सभी बैरियर्स को तोड़ के साइंस की बाउंड्री हिला के रख देती है और इस दुनिया में मौजूद कुछ ऐसे सीक्रेट्स का पता लगाती है जिसकी वजह से ये दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। आज इन एलिमेंट्स की खोज की वजह से हमारी लाइफ तो बहुत इजी हो चुकी है, लेकिन इस खोज की मैरी क्यूरी को एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। नमस्कार, मैं मोहित और आज के इस वीडियो में हम इसी अमेजिंग कहानी को जानने की कोशिश करेंगे। नवंबर 1867 की बात है जब पोलैंड के वॉर्सो शहर में मैरिया सेलोमिया स्लेडोस्का का जन्म होता है, जो उस वक्त रशियन एम्पायर का पार्ट था। दोस्तों मेरिया के फैमिली में उसके 4 और बहन भाई थे, जिनमें से मेरिया सबसे यंगेस्ट थी। मेरिया की माताजी और पिताजी दोनों टीचर्स थे जो वही के एक स्कूल में पढ़ाते थे। मेरिया जब 10 साल की थी उस वक्त ट्यूबरकुलोसिस की वजह से उनके माताजी की मृत्यु होती है, जो उनके लिए एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी। मेरिया बचपन से ही एक बहुत होशियार लड़की थी जो हर क्लास में टॉप आती थी। लेकिन दोस्तों उस वक्त रशियन एजुकेशन सिस्टम ऐसा था कि वो लड़कियों को हायर एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटी में पढ़ने ही नहीं दिया जाता था। उस वक्त वॉर्सो में एक सीक्रेट यूनिवर्सिटी हुआ करती थी जिसे फ्लाइंग यूनिवर्सिटी या फिर फ्लोटिंग यूनिवर्सिटी कहा जाता था, क्योंकि रशियन अथॉरिटीज की वजह से उस यूनिवर्सिटी की जगह हमेशा बदलती रहती थी। उस फ्लोटिंग यूनिवर्सिटी में मेरिया और उसकी बहन ब्रोनिया एडमिशन लेते हैं ताकि वो दोनों हायर एजुकेशन ले सके। बाद में ब्रोनिया पेरिस चली जाती है अपने मेडिकल एजुकेशन के लिए और 17 साल की मेरिया उसी जगह पे रुक के बच्चों को सिखाने का काम करती है ताकि वो कमाए हुए पैसे अपने बहन को भेज सके। और जब ब्रोनिया पेरिस में सेटल हो जाती है तब वो मेरिया को भी अपने पास पेरिस बुला लेती है। वो साल था 1891 जब मेरिया 24 साल की थी। पेरिस में जाने के बाद मेरिया अपना नाम बदल के मैरी रख लेती है। वहां पे मेरी सोरबन यूनिवर्सिटी से फिजिक्स और मैथमेटिक्स में अपना एजुकेशन पूरा करती है। वहीं पे उसकी मुलाकात होती है पेरी क्यूरी से, जो वहां पे एक लैब में हेड थे, जो आगे चलकर मेरी के हस्बैंड और लाइफ पार्टनर बन गए। 1895 की बात है। एक जर्मन मैकेनिकल इंजीनियर और फिजिसिस्ट विल्हेम वेंटिंगम अपने लैब में एक्सपेरिमेंट के दौरान एक ऐसे अननोन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेवलेंथ को डिटेक्ट करते हैं जो किसी भी चीज को पार करके निकल सकती थी। इवन इंसानी शरीर के अंदर से भी वो निकल सकती थी, सिर्फ हड्डियों को छोड़ के। अब विलियम को इस वेवलेंथ के मैकेनिज्म के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए वो इस रे को एक्सरे नाम देता है। आपने शायद स्कूल में विलियम की वाइफ एना बेरथा के हाथ के एक्सीडेंटल एक्सरे की कहानी सुनी होगी। ये वही कहानी है। अब एक्सरे की इस डिस्कवरी के 1 साल बाद 1896 में हेनरी बैक्यूरेल ये डिस्कवरी करते हैं कि यूरेनियम साल्ट एक्सरे की तरह ही सिमिलर एक कांस्टेंट रे इमिट करता है, और वो भी बिना किसी एक्सटर्नल पावर सोर्स के। एक्सरे के लिए पावर सोर्स की जरूरत थी, लेकिन यूरेनियम से अपने आप एक कांस्टेंट रे निकल रहे थे। अब इन्हीं दो डिस्कवरी से इंस्पायर होकर मैरी क्यूरी यूरेनियम से निकलने वाली रेस की फील्ड में रिसर्च करने का फैसला करती है। 1896 से 15 साल पुरानी बात है जब उनके हस्बैंड पेरी क्यूरी और उनके भाई एक ऐसे इलेक्ट्रोमीटर की वर्जन को तैयार करते हैं जो बहुत ही सेंसिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज को मेजर कर सकता था। उसी इलेक्ट्रोमीटर की मदद से मैरी क्यूरी यूरेनियम से निकलने वाली रेस को मेजर करती है और उसके ये ध्यान में आता है कि यूरेनियम सैंपल के अराउंड जितनी भी हवा मौजूद है उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है। जितनी ज्यादा सैंपल की क्वांटिटी बढ़ाई जाए उतनी ज्यादा रेडिएशन की इंटेंसिटी बढ़ रही थी, जिसकी वजह से उसके ये ध्यान में आया कि ये पूरा रेडिएशन का आउटकम किसी 2 मॉलिक्यूल के इंटरेक्शन की वजह से नहीं, बल्कि एक एटम खुद से रेडिएशन इमिट कर रहा है। अब दोस्तों इस हाइपोथेसिस की वजह से वैज्ञानिकों की पूरी कम्युनिटी हिल गई, क्योंकि उस दिन तक ये मान्यता थी कि एक सिंगल एटम अनडिविजिबल है, उसके हम और ज्यादा पार्ट्स नहीं कर सकते। लेकिन इस हाइपोथेसिस की वजह से ये मान्यता खारिज हो गई और लोगों को ये पता चला कि सिंगल एटम के भी टुकड़े किए जा सकते हैं। दोस्तों मेरी क्यूरी को अपने आगे की रिसर्च के लिए एक लैब की जरूरत थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके पास कोई भी लैब नहीं था, इसलिए वो एक मेडिकल स्कूल के बेसमेंट में अपना सेटअप लगाती है। रेडिएशन की वजह से होने वाले खतरनाक इफेक्ट से पूरी तरह अनजान वो अपना रिसर्च उसी बेसमेंट में शुरू करती है। मेरी क्यूरी के सिस्टमैटिक स्टडीज में 2 तरह के यूरेनियम मिनरल्स मौजूद थे, पिचब्लेंड और चाल्कोलाइट। इलेक्ट्रोमीटर से लिए गए रीडिंग से यह पता चला कि पिचब्लेंड यूरेनियम से 4 गुना ज्यादा एक्टिव है
और चारकोलाइट 2 गुना ज्यादा एक्टिव है। अब अगर इन मिनरल्स में सिर्फ यूरेनियम मौजूद होता तो इलेक्ट्रोमीटर पर रीडिंग सेम ही दिखनी चाहिए थी, लेकिन रीडिंग में बहुत ज्यादा फर्क था, जिसका मतलब था इन मिनरल्स में और भी कई एलिमेंट्स मौजूद है जो यूरेनियम की तरह ही एक्टिव है। अब दोस्तों मैरी क्यूरी के लिए सबसे डिफिकल्ट टास्क था उन मिनरल से अननोन एलिमेंट्स को बाहर निकालना। मैरी क्यूरी नए एलिमेंट्स को बाहर निकालने के लिए पहली बार एक नए मेथड का इस्तेमाल करती है जिसे केमिकल एनालिसिस कहा जाता है, जिसमें कई तरह के केमिकल प्रोसीजर का इस्तेमाल करके हर एक एलिमेंट को मिनरल से बाहर निकाला जाता है। 1898 में मैरी क्यूरी थोरियम डिस्कवर करती है जो यूरेनियम की तरह ही रेडियो एक्टिव था। 12 अप्रैल 1898 में मैरी क्यूरी अपने फॉर्मर प्रोफेसर की मदद से अपना एक रिसर्च पेपर पब्लिश करती है जिसमें उसके पूरे वर्क के बारे में ब्रीफ में इंफॉर्मेशन थी। जुलाई 1898 में मैरी क्यूरी अपने हस्बैंड के साथ एक जॉइंट पेपर पब्लिश करती है जिसमें 2 नए एलिमेंट्स की खोज के बारे में बताया गया। एक था पोलोनियम जो उसने अपनी होम कंट्री पोलैंड के नाम रखा था, और दूसरा था रेडियम जो लैटिन वर्ड रे से लिया गया था। इस पेपर में मैरी क्यूरी पहली बार एक नए शब्द का प्रयोग करती है, रेडियो एक्टिविटी, जिसका प्रयोग 1898 से लेकर आज तक हम करते आए हैं। दोस्तों अब तक की कहानी तो सिर्फ एक हाइपोथेसिस था जो मैरी क्यूरी ने अपने लैब में किए गए एक्सपेरिमेंट का नतीजा रिसर्च पेपर में छापकर पब्लिश किया था। अब अगर इन 2 नए एलिमेंट्स की डिस्कवरी दुनिया के सामने रखनी है ताकि इस पूरे रिसर्च पर कोई डाउट ना कर सके, तो सबसे पहले जरूरत थी पोलोनियम और रेडियम को प्योर फॉर्म में एक्सट्रैक्ट करके उन्हें दुनिया के सामने दिखाना, जो बहुत ही कठिन काम था क्योंकि पिचब्लेंड एक हाईली कॉम्प्लेक्स मिनरल है जिसमें 30 अलग अलग तरह के एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन मौजूद है। पोलोनियम की डिस्कवरी कंपैरेटिवली इजी थी क्योंकि उसका स्ट्रक्चर बिस्मथ की तरह आता है, लेकिन रेडियम को प्योर फॉर्म में बाहर निकालना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था। कई तरह के केमिकल क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के जरिए लगभग 1 टन पोलोनियम से सिर्फ 100 ग्राम रेडियम एक्सट्रैक्ट किया गया, जो रात में भी चमकने वाला एक मटेरियल था। मैरी क्यूरी अपने जेब में रेडियम के ट्यूब्स लेकर घूमती थी जिसे वो फेरी लाइट कहती थी, इस बात से पूरी तरह अनजान कि उसी ट्यूब के रेडिएशंस उसे धीरे धीरे मार रहे हैं। 1898 से लेकर 1902 तक मैरी क्यूरी 32 साइंटिफिक पेपर्स पब्लिश करती है, जिसमें एक पेपर यह भी था कि कैसे रेडियम ट्यूमर्स फॉर्मिंग सेल को डिस्ट्रॉय कर सकता है। मैरी क्यूरी को इसी डिस्कवरी की वजह से 1903 में फिजिक्स में नोबेल प्राइज दिया गया, जो दुनिया की पहली महिला थी जिसे नोबेल प्राइज मिला। उसके बाद 1911 में केमिस्ट्री में दूसरा नोबेल प्राइज दिया गया, जो फिर से इस दुनिया की 2 अलग अलग फील्ड्स में नोबेल प्राइज लेने वाली पहली महिला बन गई। लेकिन दोस्तों अनफॉर्चुनेटली रेडिएशन से बहुत ज्यादा एक्सपोज होने की वजह से 4 जुलाई 1934 को 66 ईयर की एज में अप्लास्टिक एनीमिया की वजह से उनकी डेथ होती है। दोस्तों मैरी क्यूरी के इन्हीं इन्वेंशन की वजह से आज पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन हुआ है, जिसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए रेडिएशन थेरेपी में किया जाता है। इसके अलावा मेडिकल इमेजिंग, रेडियोग्राफी, एग्रीकल्चर, एनवायरमेंट मॉनिटरिंग, न्यूक्लियर डिटेक्टर, रेडिएशन शील्डिंग और स्पेस एक्सप्लोरेशन जैसे कई सेक्टर में रेडियो एक्टिव मटेरियल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, जिसका अगर सही इस्तेमाल किया जाए तो वो इंसानों के लिए एक वरदान है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम यही रुकते हैं। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कीजिए। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद।